देखिए, साफ तौर पर इस वक्त चर्चा जरूर हो रही होगी सागर बंगले पर कि जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कि किस तरह से आगे मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कितने मंत्रियों को पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद देना है, किस गठ से कितना मंत्री होगा, ये भी तय होगा। क्योंकि आज से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो है वो वापस गोवा लौट जाएंगे। और एक अहम चीज मैं आपको प्रीति बताऊं, हलचल इस बात की भी है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो रणनीति अपनाई है, जो स्ट्रेटेजी जो रणनीति अपनाई है, उन्होंने कहीं ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि बीजेपी पार्टी, उसके पास विधायक काफी ज्यादा है लेकिन कम विधायक जिसके पास है उसके बाद उसको नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरा, जो बगावत के चांसेज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा था कि कई सारे विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं शिंदे गुट के। लेकिन अब इस रणनीति के बाद, इस कदम के बाद वो बगावत अगर थोड़ी बहुत होगी तो खत्म हो जाएगी, यानी जो सरकार की स्थिरता है वो बन जाएगी। दूसरी अहम चीज कि देवेंद्र फडणवीस इस पूरे सरकार में नहीं रहेंगे, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उनके जो तमाम मंत्री हैं जिनको मंत्री बनाया जाना है, उनके जो तमाम सहयोगी हैं उनको मंत्री बनाया जाना है। तो ऐसे में ये तय करना इन दोनों नेताओं का काम है कि आखिर किसको किसको मंत्री बनाना है। जो ये लिस्ट फाइनल होगी, एक दो दिनों में ये लिस्ट सामने भी आ जाएगी क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा। लेकिन उसके पहले रणनीति ये होगी कि बहुमत जो टेस्ट है वो पास कर लिया जाए विधान भवन में और उसके बाद फिर आगे मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। तो राज्यपाल अब शपथ ग्रहण के बाद कब अप्रोच किया जाता है, राज्यपाल कब बुलाते हैं बहुमत के लिए, बहुमत साबित करने के लिए, ये देखना काफी अहम होगा। प्रीति, चलिए, ये परेड भी कब होगी ये भी समझना होगा। प्रशांत, अभी वापस गोवा चले जाएंगे एकनाथ शिंदे, आगे फिर कैसे शपथ बाकियों की होगी, कैबिनेट के लिए, बाकी मंत्रियों के लिए? लक्ष्य यही था, मकसद यही था कि नई सरकार महाराष्ट्र को दी जाए और एक वैकल्पिक व्यवस्था हम देंगे। जो एकनाथ शिंदे के साथ खुद देवेंद्र फडणवीस ने कही कि लगातार ये सवाल हमसे पूछे जा रहे थे कि अगर ये सरकार गिर जाती है, जिसका आप बार बार दावा कर रहे हैं कि ये 5 साल पूरा कार्यकाल नहीं करेगी, तो क्या आप महाराष्ट्र की जनता पर चुनाव थोपना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम इसके लिए हमेशा से तैयार थे। यानी कि योजना पहले से बनी हुई थी कि एक वैकल्पिक सरकार किस तरह से दी जा सकती है। लेकिन घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है उसके बाद मकसद पूरा होता दिखाई दिया कि महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री दिया जाए। और विरोध जिस बात को लेकर था कि कांग्रेस एनसीपी से अलग होकर ही शिवसेना अपनी विचारधारा पर आगे बढ़ सकती है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की बात बार बार कही गई। और ये बात सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं कही, बल्कि उनके साथ जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने और खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कही कि जो ये करने के लिए आगे बढ़े हैं उनका हम साथ देने के लिए पूरा विश्वास जता के ये आगे बात बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, फैसला रीमा, क्या ये फैसला आने वाले वक्त में उद्धव गुट की जो शिव सैनिक हैं उनके मनोबल को कमजोर करेगा? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए, मिठाइयां भी खिलाने का दौर, सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और मौका भी है और दस्तूर भी है क्योंकि बमुश्किल 2 घंटे रह गए हैं। जब देखिए ये तस्वीरें सामने आई, भगत सिंह कोश्यारी और एकनाथ शिंदे एक दूसरे को, देखिए इस वक्त हमारे साथ जो है कृपा शंकर सिंह जी। कृपा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो राजभवन में ये फैसला हुआ है, जो जिस तरह से एक कहा जाए कि एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री की बात खुद देवेंद्र फडणवीस ने बताई, कितनी जानकारी थी आपको उस वक्त? कैसा लगा उस वक्त? क्या जब ये बात धक्का मन को लगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री होंगे और ये चल रहा था कि ये उप मुख्यमंत्री होंगे और हम सब लोग लग रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक फैसला लिया है तो सोच समझ के फैसला लिया होगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बातें कही है हम उनके साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय होगा उसके साथ हैं। ये बात की जानकारी आप लोगों को पहले दी गई थी, कुछ बताया गया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताएं कि अब शपथ ग्रहण होगा, अगर यहाँ पर अब देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में भी नहीं है तो क्या ये सेंट्रल की राजनीति की तरफ, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे? ये देश, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। ये निर्णय जब लिया है शीर्ष नेतृत्व ने, कुछ सोच समझ के लिया होगा। मंत्रिमंडल में कौन कौन? अब ये तो पता है हम तो जानते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो रहे, अब वो नहीं हो तो किसका बताएंगे? मतलब किसी को कोई भी जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। धन्यवाद। साफ तौर पे यहाँ पे कृपा शंकर सिंह जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देवेंद्र फडणवीस के ने जो जानकारी राजभवन में दी, वो उस जानकारी की भनक भी किसी को नहीं थी पार्टी में। और अचानक में ही लोगों को यहाँ पे मालूम पड़ा कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। ठीक है आशीष, आप ये जो बात बता रहे थे इसी से मैं आगे बात को बढ़ाती हूँ। रीमा,
ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर चुनने को लेकर, ये बताती है क्या आने वाले वक्त में उद्धव की शिवसेना को कमजोर करने का बहुत बड़ा दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए प्रीति, जब से एकनाथ शिंदे का नाम तय हुआ है तब से मैं तमाम प्रदेशों को भी देख रही हूँ, बीजेपी के हर एजेंडे को, हर फैसले को याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र की सियासत को और पूरे 10 दिन के सिनारियों को देखते हुए प्रीति, होगा ये कि मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे खेमा जो है अब वो पार्टी पे एकाधिकार को लेकर अब लड़ाई लड़ेगा और ये लड़ाई कानूनी होने जा रही है। यानी जो उद्धव की पार्टी है शिवसेना, उस पे अब लड़ाई शुरू हो जाने वाली है, क्योंकि ऐसा तो होने जा नहीं रहा है कि ये जो बागी विधायक है वो बीजेपी में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो अभी भी कह रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं, हम बाला साहब ठाकरे की रणनीति को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये लड़ाई यहाँ तक सीमित प्रीति नहीं रहने वाली है। अभी महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है और जिसके लिए हमें आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा भी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना बीजेपी की तरफ से अगर ये मास्टर स्ट्रोक है तो मास्टर स्ट्रोक के मायने ये हैं कि अभी बहुत खेल बाकी है और खेल इस स्तर पे प्रीति बाकी है कि शायद पार्टी को लेकर अब सिंबल को लेकर अब ये लड़ाई चले। लेकिन उद्धव अपनी सरकार तो खो चुके हैं, अब वो सत्ता में नहीं है, लेकिन क्या अपनी पार्टी बचा पाएंगे। और सीधे मैं प्रशांत का रुख करूंगी, इस वक्त प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, ये एक कैसा फैसला है जिसको लेकर अब कयासबाजी शुरू हो चुकी है कि सीएम तो बन गए हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन आने वाले वक्त में क्या? आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, यही संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से यहां की गई है। और ये साफ समझा जा सकता है कि जिस बात के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जाना जाता है, आश्चर्यजनक फैसले लेने की बात, लगातार वो कुछ ऐसा ही और एक आश्चर्यजनक फैसला लिया गया। इस बात की कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी कि क्या बीजेपी इस तरह की योजना बना रही है, और आखिरकार ऐसा ही हुआ है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बीजेपी बना देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ना कभी शिवसेना ने, जो उनके साथ उस तरफ बैठे हैं, ना कांग्रेस ना एनसीपी ने, और इसीलिए संभवतः उनकी तमाम योजनाएं धराशायी होती रही और एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक गए थे वो एकजुट रहे, आखिर तक रहे, क्योंकि जो योजना बनाई गई थी वो लीक प्रूफ बनाई गई थी। इस योजना की किसी को कहीं कोई जानकारी भनक ना लगने पाए, ताकि इसका कहीं कोई तोड़ ना सामने आ जाए, और इसीलिए आखिरकार हम ये देख सकते हैं कि मैं आपके पास लौटती हूँ, मैं आपके पास लौटती हूँ, दिवाकर के पास मैं जाऊँ उससे पहले दर्शकों को ये बड़ी बात भी बताऊं कि बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है और जिस राज्य में उसको सरकार बनाना होता है, न सिर्फ ये कोशिश होती है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा हो, बल्कि वो उसकी कोशिश ये भी होती है कि जो विपक्षी खेमा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो धराशायी हो जाए। ये केंद्र की सियासत में हमने कांग्रेस पार्टी के जरिए समझ लिया है। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ हाशिए पर है बल्कि अस्तित्व भी अब सवालों के घेरे में है। क्या महाराष्ट्र में भी जो विपक्षी खेमा है वो इसी तरीके की स्थिति में पहुंच जाएगा? ये सवाल के साथ मैं सीधे दिवाकर का रुख करती हूँ। दिवाकर यहाँ की सियासत से वाकिफ है और फिलहाल वो वहाँ पे है जहां को लेकर कयासबाजी चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा नहीं है, सीएम नहीं है। लेकिन दिल्ली की राहें दिवाकर अगर तय हो रही है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, तो क्या कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र में दखल नहीं देंगे, वो सीधे अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या वो दिल्ली जाने वाले हैं, ये सवाल अहम है। देखिए, अगर दिल्ली जाने वाली बात होती तो देवेंद्र फडणवीस हमेशा मना करते रहे हैं। उन्हें कई बार दिल्ली से ऑफर दिया गया, केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो राज्य स्तर पर ही संतुष्ट हैं और राज्य स्तर पर ही वो अपनी राजनीति अभी सीमित रखना चाहते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जब वो दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, उस दौरान क्या चर्चा हुई थी? क्योंकि जानकारी ये निकल के सामने आई थी कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर चर्चा करने के लिए वो गए हैं और जैसे ही वापस लौटते हैं वो सीधा राजभवन जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव ठाकरे सरकार के खिलाफ सीधा खड़ा कर देते हैं कि उनके अविश्वास जो सरकार है वो अल्पमत में है और उसे फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाए। दूसरी अहम बात रीमा ये है कि अब तक जब तक शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको जी। हाँ, दरअसल अब मैं महाराष्ट्र को लेकर अपने दर्शकों को समझाऊं तो अगर एकनाथ शिंदे अगर सीएम बन गए हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि डिप्टी सीएम बने या वो सरकार में मंत्रिमंडल में हो, ये इसकी तो दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हटकर ही उन्हें सियासत में सक्रिय होना, और
दरअसल होता क्या है, बीजेपी ने दिवाकर ये भी एक सच्चाई है कि सब कुछ पार्टी आला कमान, यानी जेपी नड्डा जो कि संगठन के स्तर पे सबसे बड़े चेहरा है और रणनीतिक तौर पे अमित शाह, तो तय दिल्ली से होना है कि अब देवेंद्र फडणवीस के लिए आगे क्या, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में उनके घर के बाहर क्या तस्वीर है, वहां से क्या मिल रहा है, ये बताइए हमें। दिवाकर, ये सवाल आपसे था। देखिए रीमा, इस वक्त मैं सागर बंगले पे मौजूद हूँ। लगातार जो बीजेपी के नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी। मैं तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि तस्वीरें जो अभी देखिए तमाम गाड़ियां जो बाहर की तरफ निकल रही, हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, जिनका शपथ ग्रहण आज शाम 7:30 बजे होना है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के आला दर्जे के नेता हैं, जो शीर्ष स्तर के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। और साफ तौर पर एक अहम जानकारी कि सीटी रवि जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले इसी सागर बंगले में गए हैं। यानी जो प्रभारी हैं उनसे मंत्रणा करने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं आपके पास आती हूँ, मेरे साथ प्रशांत भी है। दिवाकर, मैं आपके पास आऊंगी, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे दर्शकों को इंतजार है राजभवन की तस्वीर देखने का। तो बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ से राजभवन का मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये राजभवन है ही ऐसे जगह पे, आप ये सागर की लहरें देख रहे हैं, समंदर की लहरें, और उसके बीचों बीच ये जो तस्वीर दिख रही है, ये जो गहमा गहमी, वो एकनाथ शिंदे के शपथ को लेकर ये फिलहाल आज की सबसे बड़ी तस्वीर, और यूं कह सकते हैं कि पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच की सबसे बड़ी तस्वीर, और बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए ये बड़ी और खुशनुमा तस्वीरों में से एक है। तो फिलहाल ये तैयारियां हो चुकी है। एक बार फिर से एकनाथ शिंदे इसी राजभवन में आएंगे। ये महाराष्ट्र के राजभवन की तस्वीरें मैं इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रही हूं, और इसके बाद मैं सीधे अपने सहयोगी प्रशांत का रुख करूंगी, जो कि इसी राजभवन में मौजूद है। और देश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और एक रिपोर्ट मैं पहले दिखाती हूँ, और रिपोर्ट के बाद हम प्रशांत का रुख करेंगे। जो शिंदे अब करेंगे वो सही करेंगे। शिवसेना के समर्थक हैं कि एकनाथ शिंदे के? एकनाथ शिंदे जी के। इनका नेचर बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सबसे मिलजुल के रहते। ये ठाणे के शिव सैनिकों की आवाज है। वो ठाणे जहां 4 दशक पहले एक छात्र नेता का उदय हुआ, जिसकी नेतृत्व क्षमता न सिर्फ उसे सत्ता के केंद्र मुंबई तक खींच लाई, बल्कि उसके राजनीतिक कौशल ने उसे महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी अहम राजनीतिक पार्टी में नंबर 2 की हैसियत तक पहुंचा दिया। ठाणे की गलियों से निकलकर ही एकनाथ शिंदे आज मुंबई के बेताज बादशाह बनने की राह पर हैं। उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाने लगा है। ठाणे में चारों तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन के पोस्टर लगे हुए हैं। ठाणे के किशन नगर की यही वो गलियां हैं जहां एकनाथ शिंदे का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में रहने वाले लोग जो कभी एकनाथ शिंदे को ऑटो रिक्शा चलाते देखा करते थे, वो एकनाथ शिंदे को सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की गवाह भी बने। ठाणे के किशन नगर से रिक्शा चलाने की शुरुआत करने वाले एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र में सरकार चलाने की राह पर चल पड़े हैं। इसी गली में, इसी जगह से रिक्शा लेकर के वो सवारियां ढूंढा करते थे। उसके बाद कुछ पैसे कमाए उन्होंने, पढ़ाई भी कर रहे थे और यहीं पर एक फिश कंपनी में काम की, उसके बाद दूसरी कंपनी में काम की। इस तरह से आगे बढ़ते हुए वो शिवसेना के शाखा प्रमुख बने और उसके बाद नगर परिषद का चुनाव जीता, कारपोरेटर बने, फिर अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर यहाँ से निकल करके वो विधानसभा पहुंचे। लगातार 4 बार विधानसभा से यहीं से वो जीत रहे हैं। मंत्री बने, विपक्ष के नेता बने, लेजिस्लेटिव पार्टी के अध्यक्ष बने। मुंबई के पास ठाणे का इलाका एकनाथ शिंदे के लिए सिर्फ उनका चुनाव क्षेत्र भर नहीं है, बल्कि ठाणे की एक गलियों को एकनाथ शिंदे ने जिया है। ठाणे से उनका लगाव राजनीति से ज्यादा भावनाओं का रहा है। यही वजह है कि सत्ता के केंद्र तक पहुंचने के बाद भी ना तो उन्होंने ठाणे को खुद से अलग किया और न ठाणे की जनता ने एकनाथ शिंदे को कभी खुद से दूर जाने दिया। हम पहुंचे हैं किशन नगर, जहां से उनकी शुरुआत हुई, यहीं पर वो पैदा हुए। इसके पीछे एक चाल है। कुछ दिन रहने के बाद ये फर्स्ट फ्लोर का जो मकान है किशन नगर में, यहाँ पर आकर के एकनाथ शिंदे रहने लगे
और जब वो कारपोरेटर भी नहीं बने थे तभी उन्होंने इस दफ्तर की एक तरह से स्थापना की थी। शिवसेना जय महाराष्ट्र ऊपर लिखा हुआ है। किशन नगर शाखा शिवसेना की जो रोड नंबर 21 वागले